नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर गौर करने वाले हैं जो शायद हम सभी की जिंदगी का हिस्सा है, कभी कम तो कभी ज्यादा, दूसरों से अपनी तुलना करना। जो सामग्री हमारे पास है वो हमें इस सवाल पर सोचने को कहती है कि क्या हम अनजाने में एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गए हैं जिसकी शुरुआत और मंजिल दूसरों ने तय की है। अपने आसपास देखिए, कौन ज्यादा कमा रहा है, किसकी नौकरी बेहतर है, सोशल मीडिया पर किसकी जिंदगी ज्यादा चमकदार दिख रही है। ये तुलना हर जगह है, लेकिन क्या ये दौड़ वाकई हमारी अपनी है? आज की इस बातचीत का मकसद है इस सामग्री से ये समझना कि ये तुलना कैसे धीरे धीरे हमारी खुशी कम कर देती है, और इससे भी जरूरी, हम अपनी दौड़, अपना रास्ता कैसे तय कर सकते हैं। चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। ये सचमुच एक बहुत अहम मुद्दा है। हाँ, और शायद आज के समय में तो पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक भी। हमारे पास जो विश्लेषण है वो साफ तौर पर इशारा करता है कि तुलना एक, कह सकते हैं, धीमे जहर की तरह काम करती है, जो मन की शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। दिलचस्प बात यह है कि चाहे हम तुलना में किसी से खुद को बेहतर पाएं या कमतर, दोनों ही सूरतों में बेचैनी बनी रहती है। बेहतर होने पर बेचैनी, ये थोड़ा अजीब लगता है। आमतौर पर तो लगता है कि अच्छा महसूस होना चाहिए। हाँ, सतही तौर पर ऐसा लग सकता है, लेकिन सामग्री इस बात पर जोर देती है कि जब हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं तो अक्सर एक अहंकार या श्रेष्ठता का भाव आता है। ये भाव हमें लगातार उस ऊंचाई पर बने रहने के दबाव में डालता है। हमें डर लगने लगता है कि कहीं कोई हमसे आगे न निकल जाए। अच्छा। और अगर हम खुद को कमतर महसूस करते हैं तब तो हीन भावना और निराशा हावी हो ही जाती है। नतीजा दोनों ही स्थितियों में एक ही है, मन की शांति का भंग होना। ये एक अंतहीन चक्र है, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे या पीछे नजर आएगा ही। आपने इसे धीमा जहर कहा, और सामग्री में भी इसे शायद इसी तरह का कुछ बताया गया है। वाकई ये धीरे धीरे असर करता है ना, पता भी नहीं चलता कब इसने हमारी सोच पर कब्जा कर लिया। खासकर आजकल, जैसा आप कह रहे थे, ये और मुश्किल क्यों हो गया है? हाँ, इसका एक बड़ा कारण, जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, हमारी डिजिटल दुनिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही देख लीजिए। इंस्टाग्राम पर कोई अपनी नई गाड़ी की तस्वीरें डाल रहा है, लिंक्डइन पर किसी के प्रमोशन या नई शानदार नौकरी का ऐलान हो रहा है, यूट्यूब पर कोई अपने सपनों के घर का टूर करवा रहा है। ये सब देखकर चाहे हम कितना भी समझदार क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक ख्याल कौंधी जाता है, वाह, ये लोग कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और मैं। एक अदृश्य लेकिन लगातार महसूस होने वाला दबाव बनाता है। हाँ, ये बात तो है। वो चमकती हुई तस्वीरें, वो कामयाबियों के ऐलान। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान दिलाया गया है ना, कि जो हमें परोसा जा रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये समझना शायद इस तुलना के जाल से निकलने का पहला कदम है। हमें जो ऑनलाइन दिखता है वो अक्सर जिंदगी का एक बहुत छोटा, चुना हुआ और कई बार सजाया हुआ हिस्सा होता है। हर उस परफेक्ट वेकेशन फोटो के पीछे शायद महीनों की थकान हो सकती है। हर उस बड़ी सफलता की घोषणा के पीछे अनगिनत असफलताएं और संघर्ष छिपे हो सकते हैं। विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि लोग अक्सर अपनी जीत दिखाते हैं, अपनी लड़ाइयां नहीं। और हम उस सजी सजाई तस्वीर को अपनी पूरी बिना फिल्टर वाली जिंदगी से तौलने लगते हैं। ये तो नाइंसाफी हुई खुद के साथ। सही कहा। यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की यात्रा एकदम अलग है। सबकी शुरुआत की परिस्थितियां, सबके संसाधन, सबके सपने और सबकी मंजिलें अलग अलग होती हैं। किसी और की ऑनलाइन दिख रही सफलता, जिसे हम आभासी सफलता कह सकते हैं, उसे देखकर अपनी पूरी यात्रा पर शक करने लगना, ये वैसा ही है जैसे किसी और के चश्मे से अपनी दुनिया देखने की कोशिश करना। हम अनजाने में उनकी दौड़ के नियम अपनी दौड़ पर लागू करने लगते हैं, जो शायद हमारे लिए बने ही नहीं है। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए सामग्री में एक कहानी का जिक्र है, रघु और माधव की। सुनने में तो सरल है, लेकिन उसका सबक बहुत गहरा है। हाँ, ये कहानी इस पूरी अवधारणा को बहुत खूबसूरती से समझाती है। बताइए ना उसके बारे में। तो कहानी यूं है कि एक गांव में रघु और माधव नाम के 2 किसान थे, जिनके खेत बिल्कुल पास पास थे। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन उसका ध्यान अक्सर अपने खेत से ज्यादा माधव के खेत पर रहता था। वो रोज सुबह उठकर पहले माधव के खेत को देखता और सोचता, अरे, इसकी फसल हमेशा मेरी फसल से ज्यादा हरी क्यों लगती है? ये ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं कर पा रहा?
इसी सोच में, इसी तुलना में वो इतना खो गया कि उसने अपने खेत पर ध्यान देना ही कम कर दिया। वो नई नई तरकीबें सोचता कि माधव जैसा कैसे बने, उसकी फसल जैसी हरियाली अपने खेत में कैसे लाए। कभी वो ज्यादा पानी डालता, कभी कोई और खाद इस्तेमाल करता, लेकिन उसका ध्यान अपनी जमीन की जरूरतों पर नहीं, बल्कि माधव की नकल करने पर था। अच्छा, और माधव वो क्या कर रहा था? माधव बिल्कुल उलट था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने खेत पर था। वो अपनी मिट्टी को समझता था, मौसम का मिजाज देखता था और रोजाना बस थोड़ा थोड़ा सुधार करने की कोशिश करता था। वो इस बात पर ध्यान देता था कि उसकी कल की फसल से आज की फसल कैसे बेहतर हो। उसे शायद पता भी नहीं था कि रघु उसे इतनी बारीकी से देख रहा है या उससे तुलना कर रहा है। वो बस अपनी धुन में, अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा था। इसका नतीजा क्या हुआ, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। विश्लेषण बताता है कि कुछ महीनों बाद जब फसल काटने का समय आया तो नजारा बिल्कुल साफ था। रघु का खेत, जिसकी उसने ठीक से देखभाल ही नहीं की थी क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था, लगभग बंजर सा हो गया था। फसल बहुत कमजोर और फीकी थी। वहीं दूसरी तरफ माधव का खेत लहलहा रहा था। उसकी फसल सोने की तरह चमक रही थी। वाह, ये कहानी सीधे तौर पर उस बात को रेखांकित करती है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जो अपनी दौड़ पर, अपने रास्ते पर, अपनी जमीन पर ध्यान केंद्रित करता है, वही असल में मंजिल तक पहुंचता है, या यूं कहें कि अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग कर पाता है। सही बात है। दूसरों की दौड़ में, उनकी हरियाली में उलझने का नतीजा अक्सर अपना रास्ता खराब करना ही होता है। रघु की ऊर्जा गलत दिशा में खर्च हो गई। तो ये कहानी हमें चेतावनी देती है, लेकिन फिर समाधान क्या है? अगर दूसरों को देखना, उनसे तुलना करना इतना स्वाभाविक और नुकसानदेह है, तो इससे बाहर कैसे निकले? यहाँ पर सामग्री हमें एक बहुत शक्तिशाली विचार देती है, अपनी रेस खुद बनाओ। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? अपनी रेस खुद बनाओ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दूसरों की तरफ मत देखो। इसका गहरा अर्थ है अपने लिए अपने मापदंड तय करना। ये समझना कि जिंदगी कोई स्कूल की परीक्षा नहीं है जहां सब एक ही सवाल हल कर रहे हैं और सबको एक ही समय पे खत्म करना है। विश्लेषण इस बात पे जोर देता है कि हर किसी की टाइमलाइन, यानी समय रेखा, बिल्कुल अलग होती है। हाँ, ये बात मुझे बहुत सुकून देने वाली लगी। जैसे कोई 25 साल की उम्र में अपने करियर में बहुत सफल हो जाता है, तो किसी को वही मुकाम 40 या 50 की उम्र में मिलता है। किसी को अपना जीवन साथी जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से, लेकिन शायद ज्यादा गहरा और सच्चा रिश्ता मिलता है। सामग्री में एक बहुत अच्छी पंक्ति थी, कुछ इस तरह कि हर किसी की घड़ी अलग चलती है, बस हमें अपनी सुइयों पर भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही। अपनी रेस बनाने का मतलब है अपनी रफ्तार को स्वीकार करना, अपनी प्रगति को मापना, लेकिन अपने पिछले दिन के मुकाबले, ना कि किसी और के मुकाबले। इसका मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, अपने कल के स्वयं से बेहतर बनना। ये बाहरी प्रतिस्पर्धा से ध्यान हटाकर अपने आंतरिक विकास पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर, अपने मूल्यों के अनुसार जीने पर ध्यान केंद्रित करना है। ये एक तरह से खुद के साथ एक ज्यादा ईमानदार और कह सकते हैं दयालु रिश्ता बनाना है। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? क्या इसके लिए कुछ व्यवहारिक कदम भी सुझाए गए हैं? क्योंकि आदतें बदलना आसान नहीं होता। हाँ, अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है। विश्लेषण हमें इस तुलना की आदत को तोड़ने और अपनी रेस बनाने की दिशा में बढ़ने के लिए 4 बहुत ही ठोस और व्यवहारिक कदम सुझाता है। ये ऐसे कदम हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है अपने सफर को स्वीकार करना। इसका मतलब है अपनी जिंदगी के हर अनुभव को, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो, कोई गलती हो या कोई सीख, उसे अपना मानना और उसे गले लगाना। ये समझना कि यही आपकी अनूठी कहानी है। किसी और की कहानी का कोई शानदार अध्याय पढ़कर अपनी पूरी किताब को बेकार समझ लेना, ये नासमझी है। अपनी कहानी जैसी भी है वो आपकी है और उसमें भी खूबसूरती है। स्वीकृति पहला कदम है शांति की ओर। ठीक है, अपने सफर को स्वीकार करना, ये जरूरी है। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना, जलन नहीं। ये बहुत महीन रेखा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी और को सफल देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से कई तरह की भावनाएं आती हैं।
यहाँ सुझाव ये है कि जलन या हीन भावना महसूस करने की बजाय हम ये देखने की कोशिश करें कि क्या हम उनकी यात्रा से कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनके लिए काम कर गया? क्या उनकी कोई आदत या रणनीति हमारे लिए भी उपयोगी हो सकती है? लेकिन ये सीखते हुए भी ये याद रखना है कि उनकी राह, उनके हालात, उनके संसाधन हमसे अलग थे। तो प्रेरणा लेनी है, नकल नहीं करनी। और सबसे जरूरी, खुद को कमतर महसूस नहीं करना है। सही। जलन हमें पीछे खींचती है, जबकि सकारात्मक प्रेरणा हमें आगे बढ़ा सकती है। प्रेरणा ले, जले नहीं। ये वाकई एक सचेत प्रयास मांगता है। तीसरा कदम क्या बताया गया? तीसरा कदम है अपनी प्रगति पर नजर रखना, ट्रैक करना। अक्सर हम बड़े बदलावों का इंतजार करते हैं और छोटी जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ सलाह दी गई है कि रोजाना खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने का लक्ष्य रखें। सिर्फ 1%? हाँ, सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, सिर्फ 1%, लेकिन विश्लेषण बताता है कि ये छोटे छोटे सुधार समय के साथ जुड़कर बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। जैसे अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। अरे वाह! अपनी इस छोटी प्रगति को ट्रैक करना, चाहे वो किसी डायरी में हो या किसी ऐप पर, हमें ये दिखाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, भले ही रफ्तार धीमी हो। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है और बाहरी तुलना की जरूरत कम कर देता है। 1% रोज, ये तो करने लायक लगता है। और चौथा, आखिरी कदम? चौथा कदम है थोड़ा ऑफलाइन जीना। जैसा हमने पहले बात की, सोशल मीडिया तुलना का एक बड़ा मैदान बन गया है। इसलिए सलाह दी गई है कि नियमित रूप से डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक लें। हाँ, ये जरूरी है आजकल। अपना फोन या लैपटॉप बंद करके अपनी असल जिंदगी को महसूस करें। अपने आसपास के लोगों से मिलें, उनसे बातें करें, प्रकृति में समय बिताएं, अपने वो शौक पूरे करें जिनके लिए आप हमेशा समय निकालना चाहते थे। सामग्री का तर्क है कि असली शांति और जुड़ाव हमें इसी वास्तविक दुनिया में मिलता है, स्क्रीन की आभासी दुनिया के शोर में नहीं। ये हमें अपनी जड़ों से वापस जोड़ता है। ये चारों कदम, स्वीकृति, प्रेरणा, जलन नहीं, अपनी प्रगति को ट्रैक करना और ऑफलाइन जीना, सुनने में बहुत व्यवहारिक लगते हैं। ये हमें बाहरी शोर से हटाकर वापस अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। ये चारों कदम मिलकर एक तरह का ढांचा बनाते हैं। ये हमें बाहरी दुनिया के दबावों और अपेक्षाओं से हटाकर अपने आंतरिक अनुभव, अपने मूल्यों और अपनी व्यक्तिगत वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये आत्म स्वीकृति से शुरू होकर आत्म सुधार की ओर ले जाने वाला एक रास्ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा नियंत्रण बाहरी दुनिया पर उतना नहीं है जितना अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने नजरियों और अपने प्रयासों पर है। और जब कोई वाकई में इन कदमों पर चलने लगता है, जब तुलना का शोर कम होने लगता है, तब कैसा महसूस होता है? क्या जिंदगी बदल जाती है? सामग्री के अनुसार हाँ, एक बहुत गहरा बदलाव आता है। जब हम सच में तुलना करना छोड़ देते हैं तो सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वो है एक अजीब सा सुकून, एक शांति। वो बेचैनी जो हमेशा किसी से आगे या पीछे होने के एहसास से जुड़ी रहती थी, वो कम होने लगती है। हम दूसरों की मंजिल या उनकी रफ्तार को देखकर परेशान होना बंद कर देते हैं। और उसकी जगह क्या आता है? उसकी जगह आता है अपने रास्ते की सराहना करना। हम अपनी यात्रा के छोटे छोटे पड़ावों को, अपनी छोटी छोटी जीतों को देखना और उनका आनंद लेना शुरू करते हैं। हमारा ध्यान बाहरी प्रतिस्पर्धा से हटकर आंतरिक संतोष की ओर मुड़ जाता है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि असली खुशी दूसरों से आगे निकलने की अंधी दौड़ में नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति और संतोष पाने में है। जीत का पैमाना ही बदल जाता है। अब जीत का मतलब दुनिया की नजर में नंबर 1 होना नहीं, बल्कि अपने लिए तय किए गए मायनों में सफल और संतुष्ट होना है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो निचोड़ यही निकलता है कि हर इंसान की दौड़, हर इंसान की यात्रा अपने आप में अनूठी है, यूनिक है। कोई जल्दी अपनी मंजिल जैसा कुछ पा लेता है, कोई देर से, लेकिन असल में जीतता वही है जो ईमानदारी से, अपनी पूरी लगन से अपनी दौड़ दौड़ता है। भले ही उसकी जीत का मतलब दुनिया की नजरों वाली जीत से थोड़ा अलग क्यों ना हो। आपने बिल्कुल सही कहा, वो अपने शर्तों पर जीतता है। सामग्री में एक और बहुत अच्छी बात कही गई थी जो मुझे लगता है हम सबको याद रखनी चाहिए। तुलना मत करो, क्योंकि किसी और की रोशनी देखकर अपनी लौ को मत बुझाओ। हम सबके अंदर एक चिंगारी है, एक क्षमता है। दूसरों की तेज चमक देखकर अपनी लौ को धीमा कर देना या उसे बुझने देना शायद सबसे बड़ी गलती है जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय पर, सही प्रयास से
हमारी लॉबी चमकेगी, हमारा रास्ता भी रोशन होगा। बस जरूरत है उसे किसी और से नहीं, बल्कि अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहने की। और जैसा कि विश्लेषण के अंत में कहा गया है, कंपैरिजन किल्स जॉय बट कंटेंटमेंट बिल्ड्स पीस। यानी तुलना खुशी को मार देती है, जबकि संतोष शांति का निर्माण करता है। तो संदेश साफ है, दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी रेस खुद बनाए। हाँ, और ये सब सुनने और समझने के बाद एक विचार मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमें अपनी रेस खुद बनानी है और उसे जीतना है, तो इस जीत का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बाहरी उपलब्धियां हैं, ज़्यादा पैसा, ऊंचा पद, समाज में पहचान, या फिर असली मंजिल अपने आंतरिक मूल्यों के साथ, अपनी शर्तों पर और सबसे बढ़कर अपनी आंतरिक शांति के साथ जीना है, चाहे बाहरी दुनिया उसे पारंपरिक सफलता माने या ना माने? ये गहरा सवाल है। क्या जीत का मतलब फिनिश लाइन पार करना है, या उस यात्रा का आनंद लेना है जो हमने खुद चुनी है? शायद इस पर विचार करना हमें अपनी रेस को और बेहतर ढंग से परिभाषित करने में मदद करेगा। बिल्कुल, ये हमें अपनी दौड़ के उद्देश्य को और स्पष्ट करने में मदद कर सकता है।